हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस पढ़ा था हमने। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जिसकी वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। और हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और आपको बताया था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है वहाँ पे पोटेंशियल भी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आई थी Q × VR। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज का टॉपिक लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole when placed in external electric field region। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए तो इसको समझना शुरू करते हैं। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को हम पैरेलल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। तो हम कुछ पैरेलल लाइंस बनाते हैं। ठीक है, और इनके बीच की स्पेसिंग भी क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो गैप होता है दो फील्ड लाइंस के बीच में ये सेम रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब अगर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये किसी दूसरे चार्ज सिस्टम की वजह से है या दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर किसी दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में अगर हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, और हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने ले लिया सपोज -Q, ये हमने लिया +Q, और डाइपोल के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है जिसे हम डिनोट कर देते हैं इस सेपरेशन को दो चार्जेस के बीच में, दैट इज़ 2a। ठीक है, तो बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉर्क लगती है, और टॉर्क लगने की वजह से ये जो हमारा डाइपोल है, टॉर्क लगने की वजह से ये जो हमारा डाइपोल है ये हमारा रोटेट कर जाता है इस तरीके से, ये अलाइन कर जाता है ऐसे। ठीक है ना, हमारा डाइपोल है और इस तरीके से अलाइन कर जाता है। ठीक है, अलाइन क्यों करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्क्रीन में ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है लेफ़्ट साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है और राइट साइड में कहीं नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव सोर्स है यहाँ पे हमारा नेगेटिव इससे अट्रैक्ट होगा और हमारा पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट करके ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है ना, तो उस पर टॉर्क लगती है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, दैट टॉर्क हमने निकाला था, इसकी डेरिवेशन करी थी, दैट टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा।
ठीक है, जहाँ पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, 11th में हमने किया था। और थीटा जो है किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच का ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, इनके बीच का जो ये एंगल आपको दिख रहा है दिस इज थीटा। ठीक है ना, तो टॉर्क का ये मैग्नीट्यूड हमने निकाला था। ठीक है, अब वर्क डन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। वर्क डन हमने क्लास 11th में 2 बार पढ़ा है, एक लीनियर मोशन में और एक रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी रखी है और आप इस पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से ये बॉडी थोड़ा आगे खिसक जाती है एस डिस्टेंस से, तो ट्रांसलेटरी वर्क डन होता है, नॉट DW, ट्रांसलेटरी वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रोटेशनल मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, एक तरफ से फिक्स है, अगर हम इसमें टॉर्क लगाते हैं और टॉर्क लगाने की वजह से ये घूम के सपोज यहाँ आ जाती है, कितना घूमी, थीटा एंगल, तो वर्क डन हमारा होता है टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है ना, तो ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आती है। रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब हम टॉर्क लगाते हैं तो वो किसी एंगल से घूमती है, सीधा तो जाती नहीं है, तो हमने दोनों वर्क डन लगाए थे। अब डाइपोल के केस में, क्योंकि ये जो हमारा डाइपोल है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं दिखाता, ये रोटेशनल मोशन दिखाता है। तो इस रोटेशनल मोशन में अगर हमको वर्क डन निकालना है तो वो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आएगा, वो वर्क डन आएगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो सपोज करो बेटा ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे ही हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो बहुत ही छोटे एंगल डी थीटा से रोटेट करता है, तो उस केस में वर्क डन भी बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत छोटे एंगल से घूमा है। दैट स्मॉल वर्क डन DW इज गिवन बाय टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टॉर्क की, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा वर्क डन है, बट एक्चुअल में हमारा जो ये डाइपोल है, ये जो हमारा डाइपोल है बहुत छोटे एंगल से नहीं घूमता, ये तो बहुत ज़्यादा रोटेट करता है। ठीक है ना, तो सपोज करो ये θ1 एंगल पे था और फाइनली ये θ2 एंगल पे पहुंचा, तो θ1 से θ2 रोटेट करने में जो वर्क डन लगा है वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, तो हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग दिस एंड दिस। फिगर थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो बेटा इसकी लिमिट देखिएगा, जब ये θ1 पे था डाइपोल तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कोई भी वर्क नहीं हुआ, तो वर्क की लिमिट 0 ले लेंगे। जब हमने इसको θ2 एंगल से घुमा दिया तो वर्क डन मैक्सिमम W हो गया। इंटीग्रेट करने के बाद LHS में आ जाएगा वर्क डन और RHS में बेटा P और E तो कांस्टेंट है, ना तो डाइपोल बदल रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट θ1 से θ2, तो PE यहाँ पे लिखते हैं बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू PE। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिख दिया हमने माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा PE। अब जब लिमिट लगाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट लेंगे तो आ जाएगा θ2, माइनस लोअर लिमिट लगानी है तो माइनस कॉस थीटा की जगह ले लेंगे θ1। ठीक है, ये वाला माइनस और माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा PE कॉस θ1 पॉजिटिव आ गया और कॉस θ2 के आगे क्या है, माइनस का साइन। ठीक है, दिस वर्क, अब क्योंकि इस वर्क की वजह से
ये जो हमारा वर्क हुआ है, इस वर्क की वजह से डाइपोल में वेलोसिटी तो नहीं आ रही है, डाइपोल की ओरिएंटेशन बदल रही है। और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, ओरिएंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा वर्क डन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम W की जगह पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल ले सकते हैं, दैट इज़ U। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं बेटा। ठीक है, स्पेशल केस। ठीक है, अगर हमने डाइपोल को, देखो ये इक्वेशन हमारी क्या बता रही है कि हमने डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल में रोटेट करा था। सपोज करो डाइपोल हमारा परपेंडिकुलर होता। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये वर्टिकल, ये डाइपोल हमारा ऐसा अगर परपेंडिकुलर होता, ठीक है ना, इस तरीके से अगर ये डाइपोल हमारा परपेंडिकुलर होता टू परपेंडिकुलर टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और डाइपोल मोमेंट हमारा वर्टिकल है, तो हो गया ना दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो अगर इनिशियली हमारा डाइपोल परपेंडिकुलर होता तो θ1 को तो हम 90 डिग्री ले सकते थे, ठीक है ना, और cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है? 0। तो अज्यूम करो ये 90 डिग्री से रोटेट करके थीटा एंगल पे गया है। तो अगर ये 90 डिग्री से रोटेट करना शुरू हुआ तो θ1 की जगह तो 90 ले लिया, और थीटा एंगल तक रोटेट हुआ तो थीटा को हम किसके बराबर कर देंगे? θ2 के, क्योंकि ये हमारा फाइनल एंगल है। 90 डिग्री हमारा इनिशियल एंगल है, 90 डिग्री हमारा इनिशियल एंगल θ1 है, और थीटा तक रोटेट किया तो ये हमारा फाइनल एंगल θ2 है। हम वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 तो 0 हो गया, ये टर्म cos 90 विल बिकम 0। हमारे पास क्या बचेगा? माइनस cos थीटा इंटू PE। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस PE। ठीक है, सॉरी नॉट माइनस PE, इट इज़ माइनस PE cos थीटा भी है हमारे पास इतने टर्म्स हैं, माइनस PE और cos थीटा भी है। ठीक है, माइनस PE cos थीटा, दिस इज़ अनदर फॉर्मूला। ये तब होगा जब हम डाइपोल को 90 डिग्री एंगल से स्टार्ट किया है हमने रोटेट करना। ठीक है, चलिए अब इसमें ना डाइपोल में हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। हमारे पास सबसे पहले होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा बुक्स में ना आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ बुक्स में आपको चैप्टर 1 में भी मिलेगा जब हम टॉर्क निकालते हैं, लेकिन आपको अब ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी है। जब हमें पता चल जाता है कि डाइपोल इस एंगल पे स्टेबल है और इस एंगल पे अनस्टेबल है, तो हम उसको टॉर्क के केस में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो चैप्टर 1 में जो है हमने यूज़ किया था, उसमें भी दिया हुआ था, तो टॉर्क से भी हमें पता चलता है। नहीं, हम टॉर्क में स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लगाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है किसकी मदद से? पोटेंशियल एनर्जी की मदद से। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्टेबल और अनस्टेबल सिचुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है। हमने क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में भी स्टेबल और अनस्टेबल सिचुएशन के बारे में समझा था। ठीक है, और केमिस्ट्री में जब आपने एटम चैप्टर पढ़ा है तो उसमें जब आपने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाली थी वो आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो उसमें भी स्टेबल इलेक्ट्रॉन का जो है स्टेबल वैल्यू हमें पता चलती है कि क्यों इलेक्ट्रॉन हमारा अपने ऑर्बिट में स्टेबल है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट देती हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हर केस में यही आपका जो है यूज़ होता है, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, चाहे वो कोई सैटेलाइट हो जो प्लैनेट के अराउंड है, या कोई प्लैनेट है जो अपने स्टार के अराउंड जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमता है, या इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है ना। और इस केस में हमारा डाइपोल है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ये स्टेबल तब कहलाती है या फिर ये इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है, अलग अलग टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, जब इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर कोई बॉडी अर्थ के साथ बाउंड है, क्या है, बाउंड, उससे जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है, या स्टेबल है या इक्विलिब्रियम में, तब होता है इन सब की पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, नेगेटिव। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, उसका एक्सप्रेशन नेगेटिव आया था, G m1m2/r+h, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या बताता था, दैट वट एवर बॉडी इट इज़ बाउंड टू द प्लैनेट, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केमिस्ट्री में निकाली है, 12th क्लास में, फिजिक्स में भी निकालेंगे। वो एनर्जी आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट में, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड ऑर्बिट में। तो ये नेगेटिव क्या बताता है, अगर हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, उससे फ्री नहीं है, स्टेबल है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है तो हम चाहते हैं अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे तो उसके लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की ज़ीरो हो जाए, मान लो जो सैटेलाइट है अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, या इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए, या डाइपोल की एनर्जी ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब है अब वो सिस्टम से बाउंड नहीं है, वो फ्री हो गया है, ठीक है ना। चलिए, इतना अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम हम चाहते हैं कि हमारी जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये माइनस साइन को कुछ ना हो, ठीक है ना। तो ये तब होगा जब आप थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0 डिग्री। तो देखिए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, +1, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -PE, और कॉस थीटा की जगह 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई है, नेगेटिव आई है। तो ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब आप थीटा की जगह क्या ले लेंगे, 180 डिग्री। तो हमारा कॉस थीटा बन जाएगा -1। कॉस 180 डिग्री की बेटा वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आ जाएगा -PE, और कॉस थीटा की जगह -1 लेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी +PE, ठीक है। अब देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो गई, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो ये हमारा स्टेबल के लिए नहीं, किसकी कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम उसका आंसर लिखते हैं, द कंडीशन इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है -PE, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लिखेंगे द कंडीशन इज थीटा शुड बी 180 डिग्री। इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है +PE, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, देखो किसने डिसाइड करा, पोटेंशियल एनर्जी ने। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो स्टेबल जो 0 डिग्री पे आता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो अनस्टेबल जो 180 डिग्री पे आता है।
तो हम इसको टॉर्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम कहते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला वी नो दैट डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 कितना हो गया 0, तो टॉर्क भी हमारा कितना आता है 0। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, और साइन थीटा फिर से हमारा साइन 180 में आपको बता दूं बेटा ये 0 ही होता है। ठीक है, साइन थीटा हमारा फिर से 0 हो गया। अब क्योंकि साइन थीटा 0 है तो फिर से हमारा टॉर्क कितना आ जाएगा 0। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो दोनों ही केस में हमारी टॉर्क कितनी आती है 0 आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेबल अनस्टेबल को मिक्स कर दें, कि दोनों केस में एंगल क्या था डिफरेंट, वो हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और हम उसको टॉर्क के केस में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो नहीं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, चलिए मैं बना ही देती हूँ। उसमें ये पूछते हैं व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इसमें भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 0 डिग्री लिख सकते हैं, पर आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री है क्या। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये देखो अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा, अब देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है ना रोटेट करके इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो आप देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डाइपोल का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ है पहले से ही। ठीक है ना, और डाइपोल का नेगेटिव पहले से ही डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव रीजन की तरफ है, तो ये घूमेगा ही नहीं। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, आप देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कैसा है 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ये मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, कि डाइपोल पहले से ही उसको जो अलाइन होना चाहिए था वो पहले से ही अलाइन है, इसमें उसमें टॉर्क नहीं लगेगी, घूमेगा ही नहीं। ठीक है ना, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यही डाइपोल हमारा ठीक उल्टा होता है। इस तरीके से अगर आप इसे घुमा देंगे कि हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव की तरफ हो और हमारा डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव रीजन की तरफ हो, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों, और थीटा 180 डिग्री कैसे है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा क्या है 180 डिग्री फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगती है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है PE साइन थीटा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में निकाली थी। अब क्योंकि टॉर्क लगने की वजह से वो रोटेट कर रहा है, तो जब भी टॉर्क की वजह से रोटेशन आती है तो रोटेशनल वर्क होता है। वो वर्क किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उस पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू निकाल ली हर कंडीशन के लिए। ठीक है ना, अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हेन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 0। ठीक है ना, तो आप बताइए इसको देख के कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है ये 0 कब होगी, जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा। और कॉस 0 कौन से एंगल पे होता है, 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है ना, तो एक थर्ड केस भी हमारा बनता है, वो कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, स्टेबल अनस्टेबल जैसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, वो एक जेनरिक केस है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0, क्योंकि अगर कॉस थीटा ही 0 हो जाएगा तो यू भी हमारा 0 आएगा। ठीक है ना, और इस केस में टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क होता है PE साइन थीटा। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री
ये देखो 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, +1। तो हमारा टॉर्क अब 0 नहीं होगा, टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई। ठीक है, इसको लिख देते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू P इंटू ई, क्योंकि साइन थीटा कितना हो गया 1, किस एंगल पे, इस 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी डिटेल। और अगर हम अभी देखो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था, अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर या फिर किसी मेटालिक शीट को रखें तो क्या होगा, या किसी इंसुलेटर जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वहीं से बेटा हमारा जो है बेसिक तैयार होगा हमारे सबसे मेन टॉपिक कैपेसिटर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।